नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइक्लिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तेरी मेरी कहानी में आज हमारा एपिसोड है 97 और हम 100 एपिसोड्स पूरे करने वाले हैं। तो आइए आज 97 एपिसोड में शामिल करते हैं एक और रोचक सब्जेक्ट और जिसका टाइटल है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजिंग प्रोसेस। और उसके साथ साथ हमारा घटित होता बिहेवियर, अलग अलग उम्र के पड़ाव में हम किस तरीके का बिहेव करते हैं, किस तरीके का बिहेवियर हमसे उम्मीद की जाती है और हमसे ज़बरदस्ती और कभी ज़रूरत समझकर मांगा जाता है। क्या हम हमेशा ऐसे व्यवहार को देने के लिए, ऐसी भावनाओं को अपने अंदर लाने या अपने आप को ऐसा सोचने के लिए तैयार होते हैं? शायद कई बार ऐसा होता है कि ये वज़न कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को और ज़्यादा गहराई से साइकोलॉजिकल सेशंस के अंतर्गत। साइकोलॉजिकल सेशंस में हम हमेशा बहुत सारे ऐसे विषयों को शामिल करते हैं जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के दौरान आने वाली कहानियों से मेल खाती है और उन्हीं कहानियों को आप तक पहुंचाते हैं। शायद आपकी कहानी उन कहानियों से मैच करती हो और आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि जो भी हमारा व्यवहार है या जो हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, कई बार वो बीमारी की वजह से नहीं होती। कई बार वो ऐसी एक ज़रूरत या ये समझ लीजिए दबाव के कारण उत्पन्न होती हैं। ऐसा ही दबाव जो कई बार हम स्वयं अपने आप बना लेते हैं और ऐसा भी दबाव जो दूसरे हम पर कई बार जाने-अनजाने में बनाते चले जाते हैं। कई बार ये लोग दिखाई देते हैं और कई बार ये लोग दिखाई नहीं देते। कई बार बनाया हुआ दबाव जो हमारे स्वयं का होता है, हमारी सोच का होता है, वो समझ में आता है और कई बार वो समझ में नहीं आता क्योंकि वो इतना धूमिल और इतना अस्पष्ट होता है कि उसे समझने में हमें वक्त चाहिए होता है और वो वक्त देना ज़रूरी होता है। तो आज का विषय है एजिंग, साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। एजिंग सुनते ही एक अजीब सा विचार मन में आता है। शायद एजिंग मतलब बुढ़ापा, एजिंग मतलब वो झुर्रियाँ, वो आपकी स्किन और आपके शरीर की वो लेस स्ट्रेंथ, एक अजीब सा एक एज जिसमें कि आप शायद अब ढल रहे हैं, आपके काम का समय पूरा हो रहा है, अब शायद आगे आने वाला वक़्त आपसे उतनी ज़्यादा मेहनत, उतनी ज़्यादा ताकत, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आपके विचार, आपकी सोच, शायद आपकी जगह अब धीरे-धीरे खा भर रही है और एक जगह खाली होने वाली है और पता नहीं कब वो जगह खाली हो जाएगी। इस तरीके का विचार जब एजिंग में आने लगे या ना भी आए, सबकॉन्शियस ब्रेन में ये विचार सभी के अंदर रहता ही है। उन्हें हमेशा तभी हम इस तरीके के वाक्यों से अपने आस-पास कहते हैं, ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब तक है, कब तक नहीं है, या आगे की बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में ज़िक्र करने लगते हैं। जैसी घटनाएँ हमारे आस-पास आती हैं और हमारे अपने शरीर की ताकत और हमारे शरीर में होने वाले स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य बहुत प्रकार के परिवर्तन, वो कहीं न कहीं हमें कुछ और भी इंडिकेशंस दे रहे होते हैं, जिससे हम कई थोड़ा-सा अवेयर होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं और साथ में डरते भी हैं। तो सबसे पहले एक हमारे पास कहानी आई, जिसमें कि उम्र है 53 वर्ष और उस व्यक्ति को डिप्रेशन डायग्नोज़ हुआ। और उनकी मेडिसिन चली, लेकिन मेडिसिन जैसे ही उन्होंने स्टार्ट करी, विदिन 7 डेज़ उनको बहुत अजीब-सा महसूस होने लगा और वो बहुत परेशान होने लग गए। उसके बाद उन्हें किसी ने कहा कि आप साइकोलॉजिकल सेशंस लीजिए, काउंसलिंग करवाइए और शायद मेडिसिन आपको सूट नहीं कर रही। उसी दौरान वो जब हमारे पास आते हैं, तो पता चलता है कि उनकी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा बोर्डम है, यानी कि बोरियत है। उस बोरियत में जब बहुत ज़्यादा परतें खोली गईं, तो पता चला कि उन्होंने अपनी एज का इतना बड़ा एक कवर अपने ऊपर डाल रहे हैं, जो मात्र 53 साल की उम्र में उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ लिया है। अब वो उस दबाव को महसूस करने के साथ-साथ उस दबाव में उनका दम घुट रहा है। उस दबाव में कुछ बाहरी है, कुछ पारिवारिक है, कुछ उनका स्वयं का व्यक्तिगत है, जिसकी वजह से उन्होंने एक डेफिनिशन अपने आस-पास बना ली है, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर
करनी है, और एक सुकड़ा हुआ सा दायरा बनते 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 अब आज के डेट में उनके पास काम करने के लिए मात्र उनकी नौकरी है। उसके अलावा वो जो भी एक मिनिमम सोशलाइजेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत मोबाइल, और मोबाइल में बहुत सारे वीडियोस, जिससे कि वो अपने ज्ञान को बढ़ाने की एज्यूमशन में है कि उनका ज्ञान बढ़ रहा है और शायद वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन बनते जा रहे हैं। किंतु इसी के साथ साथ इतना सब कुछ करने के बाद, अच्छा खाना पीना, नौकरी और एक संयम जीवन शैली जीने के बाद डिप्रेशन डिप्रेशन क्यों आया? डिप्रेशन को आने की ऐसी क्या वजह थी कि उनको सैडनेस लगने लगी? जब और पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका भाग जाने का मन करता है, उनका मन करता है अब वो अपने आप को खत्म कर दें, और उनका मन करता है कि अब इस लाइफ में कुछ ऐसा रह नहीं गया, सारी जिम्मेदारी पूरी कर हो गई है। इस तरीके के डायलॉग्स जब एक 53 ईयर्स के मेल से आने लगे, उसी के साथ एक और कहानी आई है। उस कहानी में मात्र उम्र है 24 साल। 24 साल की उम्र में वो महिला, एक बच्ची उसकी 2 साल की है, और उसके बाद उसका मन शायद 14 और 15 का है, और लेकिन उसने अपने ऊपर इस तरीके का एक आवरण धारण कर लिया, कुछ सोसाइटी की ओर से, कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से, जिसमें उसने अपने आप ही अपने आप को परिभाषित कर लिया कि मैं ये कर सकती हूँ और ये नहीं कर सकती हूँ। उसने अपने आप को ही बताना शुरू कर दिया, एक स्टेटमेंट्स और एक इंस्ट्रक्शंस करने शुरू कर दिए कि अब वो मैरिड हो चुकी है, अब वो 24 साल की है, उसकी एक बच्ची है, अब वो डांस नहीं कर सकती, अब गाना गुनगुनाना या गाना गाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अब उसकी शादी हो चुकी है। इस तरीके से आप वो कौन सा पहनावा पहन सकती है, कौन सी चीजें कर सकती है, वो बाहर उसको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कितना हंसना चाहिए और कितनी बातें करनी चाहिए, इन सभी के द्वारा जो उत्पन्न हुआ दबाव है, उसके द्वारा उसको भी डिप्रेशन फील होने लगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। उसने कोई मेडिसिन तो नहीं ली, किंतु हाँ, उसका ये जरूर मन करने लगा कि वो खुद को खत्म कर दे। अगर हम अपने ही विचारों से या समाज में पहले से स्थापित जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको इतना ज्यादा ओढ़ लेते हैं कि हमको मरने या भाग जाने का मन करे, या हमको ऐसा प्रतीत होने लगे कि ये डिप्रेशन है, तो हमें इन कहानियों से सबक लेना होगा और सीखना होगा, हम ऐसी कहानियों का हिस्सा ना बने। ये सारी कहानी आप तक पहुंचाने का उद्देश्य यही होता है, हम बेहतर तरीके से आसान शब्दों में समझ पाएं कि जिंदगी को जीने का जो तरीका है और जो सोच है, उसे हमें अपने व्यवहार में और अपनी भावनाओं में बिल्कुल अलग अंदाज में रखना होगा, जिससे हम इसकी और बेहतर और बारीकियों को समझकर अपनी जिंदगी को रूमानी बनाए रखें। हम अपनी जिंदगी में हमेशा हलचल मौजूद रखें। सन्नाटा हमेशा कहीं ना कहीं आपको एक खामोशी और एक उदासी का एहसास कराता है, इसलिए आवाज आनी चाहिए आपके मन से भी और आपके बाहर से भी। साथ में जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं, और डिप्रेशन जैसे शब्द या एंजाइटी जैसे शब्द, पैनिक अटैक, फियर, ऐसे शब्द इनके साथ जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आप सबसे जरूर कहना चाहूंगी कि ये एक प्रकार के सो कॉल डिप्रेशन और स्यूडो डिप्रेशन के फीचर्स होते हैं। यानी स्यूडो यानी सो कॉल, ये लगते हैं कि डिप्रेशन है, बट ये एग्जैक्ट डिप्रेशन नहीं है। DSM-5 के अंतर्गत इसे डिप्रेशन नहीं माना जाएगा, और ना ही, क्योंकि व्यक्ति अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, उसे सिर्फ मात्र कुछ विचार आने या सैड या स्लो फील करने से इसे डिप्रेशन डायग्नोज डिसऑर्डर नहीं माना जा सकता। और इसमें इस प्रकार के केसेस में किसी भी प्रकार से अगर जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री नहीं मिल रही है, स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रही है, तो मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं होती है। ये एक प्रकार का नकली डिप्रेशन है। तो आइए समझते हैं हर पड़ाव में हम इससे कैसे दूर रहें, और इसके कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको जितनी बारीकी से हम समझ लेंगे तो हमें स्वयं को डील करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल और आपका क्रोनोलॉजिकल लेवल। बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल वो लेवल है जिसमें कि निश्चित तौर पर आप पहले अगर 5 साल के हैं तो फिर 10 के हो रहे हैं, 20 के हो रहे हैं, और एक दिन 50 साल के हो रहे हैं, और 60, 70, 80 जो भी आपकी उम्र है आप उसे जी रहे हैं। इसको किसी भी तरीके से ये सत्य है, ये परम सत्य है कि आपका शरीर अपनी एक उम्र ले रहा है। इस शरीर में और आपके क्रोनोलॉजिकल एज से कभी भी अपने मन को, और कभी भी आप अपने जो
ताकत है, स्ट्रेंथ है, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपके सपने हैं, उनसे कभी तोलिए मोलिए नहीं कि 50 साल में ये सपने नहीं होने चाहिए। हम बहुत सारी ऐसी स्टोरीज को पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति ने 70 साल में एक नई शुरुआत करी है। हमें ये भी कहानियां मिलती हैं कि लोगों ने 58 ईयर्स में एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश किया है। तो एज और आपका क्रोनोलॉजिकल बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो कभी भी आपके इमोशंस और आपके ड्रीम्स में कोई बाधा नहीं डालते हैं। आपको इस समय अपने बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज में सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, अपने हेल्थ इश्यूज और आपका जो जेनेटिक जो प्रोफाइल है, यानी कि आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को अगर कोई स्पेसिफिक बीमारियां हैं, आप ओरिएंटेड रहिए और अवेयर रहिए कि आपको इन सारी चीजों से किस तरीके से अपने आप को प्रिवेंट करना है, और अगर आप उसकी गिरफ्त में आ गए हैं तो आपको उसे क्योर करना है। साथ में फियरलेस आपका ये ओरिएंटेशन आपको हमेशा जीत दिलाता है। अगर आप डर के रहते हैं कि मेरे पेरेंट्स को हार्ट अटैक हुआ था तो मुझे ना हो जाए, ये हमेशा बेमान तरीका होता है अपनी जिंदगी को जीने का। आप उसके अगेंस्ट में अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी डाइट और अपनी सोच में उन चीजों को शामिल करें जो अक्सर हमें गाइड की जाती हैं। तो बायोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल एज से डरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ओरिएंटेड और अवेयर रहने की जरूरत है कि हम अब इस एज में हैं तो हमें हमारे जेनेटिक बीमारियां या हमारी कुछ हेल्थ फैक्टर्स हमको बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। इसके बाद आ जाता है सोशल एंड साइको सोशल एरिया, साइकोलॉजिकल आपका एरिया, जिसमें कि पहले से ही सारी चीजें ऑक्युपाइड हैं, यानी कि पूर्व ग्रसित है कि इतने साल में आपको स्कूल करना है, इतने साल में पढ़ाई की बस ये उम्र है, शादी की ये उम्र है, उसके बाद आपकी नौकरी लग जानी चाहिए। अगर नौकरी लग गई है तो आप उसके बाद अपनी फैमिली और आगे अपने परिवार के बारे में सोचें, और जैसे ही आप अगर अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जब भी आप सोशल गैदरिंग में बैठते हैं तो लोग आपसे ऐसे कहने लगते हैं कि हाँ, अब तो बच्चों की शादियां हो गई हैं, अब तो आप फ्री हैं, चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो ये जो एक चीज है कि आप फ्री हैं, तो हम क्या इस जन्म में जब आए थे तो क्या हम सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आए थे? मतलब अब हमारी कोई ख्वाहिशें या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस पूरे एनवायरनमेंट और इस पूरी स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। हम अगर अपनी सोच से और अपने चीजों से अपने इस पूरे संपूर्ण दायरे में कुछ भी करते हैं, हर दिन करते हैं, तो वो हमारी लाइफ का सही मायने होगा। परिवार या समाज में रह करके सिर्फ मात्र ये समझ लेना कि आपका दायरा यही खत्म हो जाता है, आपका बस मंथली बजट और आपके बच्चों की नौकरी का सोच या उनकी शादी और उनके बच्चों की सोच के बारे में सोचना या अपने बच्चों के बारे में सोचना, यही आपकी जिंदगी का उद्देश्य है, तो आप फिर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपका सोशल और साइकोलॉजिकल जो इवेल्युएशन है और वो हमेशा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नजदीक होना चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स खुद की पहचान, खुद को पहचान, यानी कि आपको पता हो आपको क्या करना अच्छा लगता है। आप बिना किसी बंधन के वो सारी चीजों की उन डेफिनेशन को खुद बनाएं, खुद रचित करें, जिसमें आप कभी भी दबाव महसूस ना करें। आपको हमेशा पता हो आपको क्या करना अच्छा लगता है। अगर आप सामाजिक जितने भी प्रतिबंधित चीजें हैं उनमें कहाँ पर कितने लेवल तक आप संतुष्ट रह सकते हैं, आप कहाँ तक खुश रह सकते हैं, कितनी मान्यताओं को और कितनी वैल्यूज को मानना आपके लिए जरूरी है, या आप उनको मानकर अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, आप सिर्फ उतने को ही माने। बहुत ज्यादा जाल या बहुत ज्यादा जंजाल में जितना आप अपने आप को ढालते या उसमें फंसते चले जाएंगे, उतना ही जकड़न आपको आजाद नहीं होने देगी। और गुलामी, चाहे वो मानसिकता की हो या आपके आसपास के वातावरण से मिली हो, गुलामी हमेशा गुलामी होती है और वो कभी भी आपको एक आजाद ख्याल से जीने नहीं देती। कोशिश कीजिए सामाजिक मान्यताओं और साइकोलॉजिकल जो भी हम आपकी स्टैब्लिश्ड डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं आपके बारे में, या समाज की एक व्यक्ति की उम्र के अकॉर्डिंग आप उन सब को
तोड़कर और आप उन सब से परे उठकर भी अपनी एक परिभाषा लिख सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि समाज की दी हुई परिभाषा की आप 45 में हैं तो आपको क्या करना है, आप 55 के हैं तो आपको क्या करना है, आप जब 60 के होंगे तो आप क्या करेंगे, और जब आप 25 के हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो 25 का व्यक्ति 45 के जैसी बातें करता है तो हम कहते हैं ये बुड्ढों जैसी कैसे बातें कर दी, और अगर 45 का व्यक्ति 25 के जैसे बातें करते हैं तो कहते हैं इमेच्योर है। आप ही के मित्र आपको, अगर आप ये कहते हैं कि हाँ आपको तो कितनी भी ठंड हो जाए उसमें आइसक्रीम खाना पसंद है, तो वो कहेंगे अरे भाई अपनी उम्र का ख्याल करो और थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ। तो अगर यानी कि आपकी इच्छा है आइसक्रीम खाने की और आपका मन करता है आइसक्रीम खाने का, और उसके साथ साथ आप अपने आप को स्वस्थ भी रख महसूस कर पा रहे हैं, फिर भी आपके साथ का एक व्यक्ति आपको ऐसा कमेंट जरूर मार देगा। यानी कि अपना खाना पीना व्यवहार कपड़े पहनना सभी कुछ पहले से पूर्व परिभाषित किया जा चुका है। ये परिभाषाएं आपको एक गहरे से कुएं में रखती हैं। इस कुएं से बाहर निकलना कई बार इतना मुश्किल हो जाता है कि व्यक्ति सोचने लगता है यही रहना ही ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ साथ शुरू होता है तीसरा पड़ाव। तीसरा पड़ाव है व्यवहार और इमोशन का, बिहेवियरल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स। जब आप एक दमित और एक बंद कुएं में रहते हैं, आप बहुत सारे आवरण अपने ऊपर ओढ़ते हैं, दबाव में रहते हैं, तो आपका व्यवहार कैसा होगा, इरिटेबल। आपका व्यवहार और आपके इमोशंस हमेशा एक सैडनेस से घिरे हुए होंगे। तो आपको जरूरी है आप अपने बायोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल और इमोशनल सारे एस्पेक्ट्स को बखूबी एक एक करके अलग अलग करके परिभाषित करें और खुद को पहचानें कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं। कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई 50 साल की उम्र में भी बहुत कम या हल्के कपड़े पहनता है और उसे वैसे रहना पसंद है, तो आप उसे ये परिभाषित नहीं कर सकते कि एक लड़का या लड़की 16 और 17 साल में जो ड्रेसेस पहनते थे वो 45 साल में या 25 साल में या 50 साल में ना पहने। तो ये जो पहनावा है, खान पान है, तरीका है, चाल चलन, सारी चीजें हैं, इसको इतना ज्यादा एक कठोर तरीके से परिभाषित किया जा रहा है कि व्यक्ति बुढ़ा हो या ना हो, लेकिन उसे ये एजिंग का इफेक्ट और उसके अंदर एक एजिंग का जो विचार है वो ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर घर कर जाता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है, लोग कहने लगते हैं अब तो आपके बालों में सफेदी आ गई है, अब तो आप ऐसी बातें मत करिए। अगर आपने ऐसा कोई जोक मार दिया जिस जो कि ये लगता है कि वो 25 साल का या 30 साल का व्यक्ति तो मार सकता है लेकिन 60 साल का व्यक्ति नहीं कर सकता, तो आपको तुरंत कोई ना कोई टोक देगा कि आप अपनी उम्र का ख्याल करें। तो हर तरीके से सारी चीजें पहले से परिभाषित हैं, आपके मन और आपके विचार इसमें कहीं पर भी जगह नहीं पाते। जब आपका मन और आपके विचार को कोई जगह ही नहीं मिलती तो आप कैसा महसूस करेंगे। अगर आपकी कोई कहीं सुनवाई नहीं है, आपके मन की बात कहीं सुनी नहीं जा रही है, तो हम हमेशा दमित सा महसूस करते हैं, दबा हुआ महसूस करते हैं। कई बार हम इसको अच्छी किताबें लिखकर, अच्छी पोयम लिखकर, अच्छा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में परफॉर्मेंस करके, अपने को सक्सेस दिखाकर, एक अच्छी हाई लेवल की पोस्ट पर जाकर, अच्छी तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करके और अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हाँ हम खुश हैं और हम पूरी तरीके से आजाद हैं। किंतु उसके साथ साथ भी कई बार देखा गया है बहुत हाई लेवल के एजुकेटेड लोग कई बार बहुत अच्छी पोस्ट पर होने के बाद भी उनको एक अंदर सा सन्नाटा सा महसूस होता है और उस सन्नाटे में उन्हें अपनी खुद की आवाज भी नहीं आती, क्योंकि अपनी आवाज को दबाते दबाते उन्हें इस सन्नाटे में रहने की आदत पड़ जाती है। और फिर डॉक्टर कहता है आपको डिप्रेशन हो गया है, आपको एजिंग डिप्रेशन हो गया है और आपकी बीमारी और आपकी मेडिसिन का सिलसिला शुरू हो जाता है। कई बार लोग आपको घूमने की सलाह देते हैं, तो कई बार आप लोगों को लोग स्थान परिवर्तन होने की सलाह देते हैं। कई बार लोग कहते हैं योगा ज्वाइन कर लीजिए, तो कोई कहता है मेडिटेशन ज्वाइन कर लीजिए, कोई कहता है कि ग्राउंड में जाकर जो पार्क में लोग होते हैं उनके साथ थोड़ा बात किया कीजिए, अपना सोशलाइजेशन बढ़ाइए। किंतु इन सब चीजों से जो आप वक्त काट आए हैं या जो वक्त आपने एक एक दिन करके अपने आप को, अपने मन को, अपनी भावनाओं का गला घोटा है एक बाहर के आवरण से, उस एजिंग के हर एक पड़ाव में, उस उम्र के हर पड़ाव में आपने जो महसूस किया है उसका जब आप तोलेंगे और उसको देखेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जीवन वेस्ट हो गया। तो कोशिश करें यही सतर्क हो जाएं। आप जिस भी उम्र के पड़ाव में हैं अपने मन को देखें, आपका मन चाहता क्या है,
अपने जो भी आपके साथ हैं या दोस्त हैं, घर परिवार है, माता पिता परिवार, आपका लाइफ पार्टनर, आप उससे बात करें, आप अपने बच्चों से भी बात करें, आप क्या चाहते हैं। अगर कोई भी ऐसी महिला है या पुरुष है जो जिसका कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, तो अगर उसका मन चाहता है कि उसका कोई लाइफ पार्टनर हो, वो डिस्कस करे। आपने एक एडवर्टीजमेंट सुना होगा जिसमें लोग कहते हैं बोलने से होगा। तो आप बोलें, आप बात करें, अपने बारे में बात करें, अपने मन की बात बोलें, बिना इससे कि लोग क्या सोचेंगे। ये जो लोग क्या सोचेंगे, ये एक विचार हमारे अंदर बहुत ज्यादा घर कर जाता है, और हम लोगों को जस्टिफाई करने के लिए कि हम अच्छे हैं, हमने सब कुछ अपना बहुत अच्छी जिम्मेदारी से किया है, और हम धीरे धीरे अपने आप को 60 साल से पहले ही 80 और 90 का बना देते हैं। तो आप क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कितने भी उम्र के हों, लेकिन आपकी जिंदा दिली हमेशा ऐसी होनी चाहिए एक बच्चे की तरह, क्योंकि बच्चा कभी निराश नहीं होता, बच्चे को कभी डिप्रेशन नहीं होता, बच्चे के कभी सर में दर्द नहीं होता, और बच्चा कभी भी अपने आप को ये नहीं कहता कि मुझे अपने आप को खत्म करना है या मुझे अपने आप को मारना है। तो अगर हमारे अंदर का वो बच्चा हमेशा जिंदा रहे और वो ये कहे कि उसे मरना ही नहीं है, उसे तो लाइफ देखनी है, उसे लाइफ को एंजॉय करना है, तो शायद हम अपने इस साइको सोशल जो एस्पेक्ट है हमारा एजिंग का, हम उससे जीत कर ये पूरा युद्ध जीत लेंगे। तो आइए समझते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी ये हम किसी भी एज के हों और हमारी एज हमेशा हमारे ऊपर हावी ना हो, हमारा मन, हमारा व्यवहार और हमारे जो भावनाएं हैं वो हमेशा हमें इतनी खुशहाल रखें। तो सबसे पहले मेरा सजेशन सभी को यही होता है कि पानी और खाना और फल, ये आपके हमेशा एक बैलेंस जो रिक्वायर्ड है, जो एक जरूरी है एक हर व्यक्ति के लिए, वो आपका बैलेंस मोड पे होना ही चाहिए। आपका कम से कम 6 स्मॉल मील्स आपके होने चाहिए। अगर आपको कोई और एसिडिटी या कोई हेल्थ इश्यूज है तो उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान होना चाहिए, आपका रूटीन, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी होनी चाहिए। पानी एक अच्छी मात्रा में आप इनटेक करें। अगर कोई ऐसे किडनी के या क्रिटिनाइन इश्यूज नहीं है तो आप एक सफिशिएंट लेवल ऑफ वाटर इनटेक करें। साथ में स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एज के बाद मैं अपने हर एपिसोड में आपको कहती हूँ कि कोशिश करें अपनी स्लीप को अपने एज के अकॉर्डिंग, एटलीस्ट एक अडल्ट की स्लीप 6 to 7 आवर्स रिक्वायर्ड है। आप ये 7 घंटे अपने बिल्कुल अलग निकाल दीजिए कि इसमें कुछ नहीं, इसमें मैं और मेरे बस बिस्तर में पड़ा हुआ मेरा शरीर और मेरा दिमाग बिल्कुल शांत, मुझे ये 7 घंटे अपने आप को देने ही है। और उसके अनुसार अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। उसके साथ आती है बात कि आप एक कंप्लीट फिटनेस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हो। कंप्लीट फिटनेस फॉर्मूला क्या होता है? लोग अक्सर कहते हैं हम वॉक करते हैं, हम योगा करते हैं। सिर्फ योगा या सिर्फ वॉक पूरा अपना कंप्लीट फिटनेस फॉर्मूला नहीं होता। यानी कि वॉक, वॉक के साथ जंप, थोड़ा सा रन, स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग, ब्रेथ को बैलेंस करने वाली आपकी प्रैक्टिसेस, यानी कि प्राणायाम। आप अगर थोड़ा सा वॉक करते हैं, थोड़ा सा जंप भी जरूर करिए, हल्का सा दौड़िए जरूर, थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, और उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को 15 से 20 मिनट जरूर दें। अगर आप देखेंगे अपने फिटनेस प्रोग्राम को, आप इस फॉर्मूले को अपना डेली लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, तो आप इसका आनंद आप ही लेंगे, कोई दूसरा नहीं। और दूसरे आपको देखकर खुश होंगे कि आप कितने फिट हैं। उसके साथ साथ बात आती है इंडोर में। अगर आप ये सारी चीजें, अब खाना पीना, सोना और पानी और आपका फिटनेस प्लान फॉलो करने के बाद, दो चीजों में हम सब अपनी लाइफ को बांटते हैं, एक होती है इंडोर और एक होती है आउटडोर। इंडोर पे अगर आप बात करें, अगर आपका घर अच्छी किताबों से, टीवी और उसमें फुल कंप्लीट कनेक्शन, मोबाइल, टेबल गेम्स, आपका वीडियो और ऑडियो कॉलिंग, आपकी हॉबीज, अगर आपने इतनी चीजों को जगह दे दी है, तो आप देखेंगे आपको आपका इंडोर, आपका घर आपको कभी बोर नहीं होने देगा, और आपका घर हमेशा आपको एक खुश और एक ऐसा एहसास कराएगा कि आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे डेली रूटीन वर्क्स तो हैं ही। आपका जो हॉबीज है, हॉबीज में इंडोर में आपका हॉबी में प्लांटिंग आ सकती है, आपका म्यूजिक सुनना आ सकता है, डांस करना आ सकता है, जो भी कुछ आप अपने घर में कर सकते हैं, पेंटिंग है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना है, वट कुछ भी, बहुत कुछ है करने के लिए। अब बात आती है आउटिंग। आउटिंग में हमें जरूर थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव रखना होगा। आउटिंग, आउटडोर एक्टिविटीज में सबसे पहले आती हैं आउटिंग्स। देखिए, हम हमेशा सोचते हैं आउटिंग्स मतलब कि हम बहुत दूर जा रहे हैं, हम बहुत दिनों के लिए जा रहे हैं। आपकी कम से कम वीकली आउटिंग्स, आप वीकेंड्स पे 2-3 घंटे के लिए थोड़ा सा घर से बाहर जरूर जाएं।
आप 15 से 20 दिन या 1 महीने में कम से कम 1 नाइट स्टे के लिए या थोड़ा सा कहीं बाहर सुबह से शाम तक के लिए जरूर जाएं। उसके बाद आप 3 से 4 महीने में कम से कम 2 और 3 डेज की स्मॉल आउटिंग्स को रखें, और 6 महीने से 8 महीने या 1 साल के अंतर्गत आपकी एक 5 to 7 डेज की एक लॉन्ग आउटिंग होनी चाहिए। आप अपनी आउटिंग्स को कैटेगराइज करें, कुछ आउटिंग इंफॉर्मेटिव हो, कुछ आउटिंग्स फन एक्टिविटी से रिलेटेड हो, एडवेंचरस हो, कुछ आउटिंग्स स्पिरिचुअल हो। तो आप अपनी आउटिंग्स को वर्सटाइल करिए और उनमें एक वैरायटी दीजिए। हमेशा किसी ऐसी जगह पे चले जाना जहां आप समुद्र के किनारे हैं, या हमेशा मंदिरों के दर्शन करते रहना, या हमेशा किसी एक रिजिड जगह पर एक ही बार बार जाते रहना। जैसे कई बार लोग कहते हैं हाँ हम साल में 7 दिन के लिए जाते हैं, हमारे गुरुजी का प्लेस है। तो ये एक रिजिड आउटिंग से बाहर निकलिए और दुनिया बहुत खूबसूरत है, उसको देखिए। उसके साथ साथ आते हैं सेलिब्रेशंस। सेलिब्रेशंस में वो सेलिब्रेशंस जो कि आप हर अपने पर्सनल ओकेजन्स पर करते हैं, अपने सोशलाइजेशन के लिए करते हैं, या कुछ ऐसे नेशनल और हमारे रीजनल फेस्टिवल्स हैं जिनको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशंस हमेशा इंडिया एक बहुत रिच कंट्री है जिसमें कि इतने सारे सेलिब्रेशंस के रीजंस मौजूद हैं। तो आप इन सेलिब्रेशंस को पूरे मन से खुले दिल से करिए, जिसमें आप लोगों को शामिल करिए और खुद भी लोगों की खुशियों में शामिल होइए। साथ में हॉबीज, एक होती है इंडोर हॉबी और कुछ होती हैं आउटडोर हॉबीज। कोशिश करें कुछ ऐसी हॉबीज जरूर अपने अंदर समेट के रखिए जिससे कि आप उन्हें बाहर जाके पूरा करें। जैसे कि आप कोई योगा क्लास, फिटनेस क्लास, एरोबिक क्लास, डांस क्लास, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग क्लास, पेंटिंग क्लास, ये बाहर जाकर लेते हैं या बाहर जाकर इसको थोड़े दिन एंजॉय करते हैं। तो कुछ अपनी ऐसी फोटोग्राफी है, आप बाहर जाके कुछ फोटोग्राफी करते हैं, या आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तो आप ट्रैकिंग बाहर जाते हैं। तो कुछ हॉबीज इंडोर और कुछ हॉबीज को आउटडोर, दोनों को बराबर मात्रा में रखिए। आई होप कि अगर आप इस पूरे फिटनेस फॉर्मूले को और साथ में आउटडोर इंडोर की एक्टिविटीज को अपने अंदर शामिल रखेंगे। इसी में एक और चीज है इंडोर में, टेबल गेम्स। टेबल गेम्स अक्सर हमारे घरों से नदारत हो चुके हैं। हमारे घरों में अगर बच्चे हैं तो शायद लूडो कैरम बोर्ड मिल जाएगा, लेकिन अगर बच्चे चले गए तो उसके बाद कोई भी चेस, लूडो, कैरम बोर्ड, स्नेक लैडर्स, ये सारी चीजें हमारे घरों से गायब हो चुकी हैं। हमें बिस्तर पे लेटना और अपने मोबाइल को देखना, उसे स्क्रॉल करते रहना, ये बहुत पसंद है। किंतु हम कभी भी उठकर कोई भी ऐसे चैलेंजेस को, किसी भी जहां से हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बढ़े, हम उनको कभी भी बढ़ावा नहीं देते और उनको जगह नहीं देते। कोशिश करिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आप अंताक्षरी खेल रहे हैं, जिसमें आप वर्ड सर्च कर रहे हैं, क्रॉस वर्ड कर रहे हैं, जिसमें टेबल गेम्स को जगह दे रखिए। ये आपकी मेंटल स्किल्स को बढ़ाने के साथ साथ अब कभी आपको मेंटली बूढ़ा नहीं होने देती। आप थोड़ी सी एक दिन पुरानी चीजों को याद करें, एक दिन पहले आपने क्या खाया था, एक दिन पहले आपने क्या पहना था, आप किससे मिले थे। तो अगर आप अपने ब्रेन को रिवर्स ले जाना 24 घंटे और 48 आवर्स को ले जाना सीख जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको कभी भी अल्जाइमर या डिमेंशिया जैसे एजिंग के इश्यूज नहीं होंगे। साथ में आप अगर ये देखते हैं कि आपका जो एक सोच है, विचार है या मेमोरी, कहीं ना कहीं आप चीजों को भूल रहे हैं, तो आप रिवर्स नंबर का ट्रिक को यूज करें। आप हमेशा कभी भी शांत बैठे हैं, या आप कोई दो हैं लोग हैं, आपके पार्टनर है, तो आप उसे एक टास्क दे सकते हैं कि आप इसमें से 2 स्किप को डिजिट करें। आप कैलकुलेशन वाले गेम्स खेल सकते हैं, आप मनी कैलकुलेटिंग गेम्स खेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और मोबाइल को देख रहे हैं, तो वो मात्र ऐसा ही होगा कि अगर आपकी थाली में बहुत सारा खाना आए तो आप एक झटके में कह देते हैं इतना हम नहीं खा सकते, और अगर आपके घर का ही व्यक्ति आपको इतना सारा खाना दे तो आप शायद उसे डांट देंगे, कहेंगे इतना सारा खाना, हम क्या जानवर हैं, हमको इतना सारा खाना क्यों दिया है। तो आप खाने की थाली को देखकर तो ऐसे रिएक्शंस देते हैं। कभी आपने सोचा कि आपके ऑडियो, आपके विजुअल, आपके कॉग्निटिव ब्रेन को इतना सारा इंफॉर्मेशन, इतना सारा वीडियोस, इतना सारा सब चाहिए भी कि नहीं चाहिए, या आप उसे देते जा रहे हैं। जैसे आपकी पेट की लिमिट है वैसे ही आपके ब्रेन की भी लिमिट है। आपका ब्रेन इतना ऑडियो, इतना विजुअल और इतना कॉग्निटिव चीजों को नहीं समझ सकता। अगर आप कभी भी यूट्यूब देखते हैं, 1 or 2 वीडियोस इज इनफ इन अ डे। तो व्हाई यू आर वाचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, व्हाई यू आर स्क्रॉलिंग योर फिंगर्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन ऑन सोशल मीडिया। कितनी लंबे समय तक हम इस काम को अननेसेसरली करे जा रहे हैं।
इतना सब कुछ जानना, इतना सब कुछ पता लगाना कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कहाँ घूमने गया, कहाँ कहाँ क्या हुआ, किसने अपनी फोटो डाली है, किसने अपनी स्टोरी डाली है, इतना जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया होना चाहिए, दिन में एक बार आपने सोशल मीडिया को देख लिया, इतना इनफ है। अगर 24 घंटे में आपको पता लग रहा है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, दैट्स इनफ। लेकिन बाकी के रेस्ट ऑफ द अदर आवर्स आप अगर अननेसेसरली हर थोड़ी देर में, हर 2 मिनट में इस चीजों पे इन्वॉल्व हैं और उसे स्क्रॉल करते जाते हैं, तो ये सिर्फ आपका एक ऑब्सेशन है और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बोर्डम है। आप उस बोर्डम को कई बार तो बहुत हेल्दी हैं या हिपोक्रेट हैं, या ये कह लीजिए कि आपको रियलाइज ही नहीं होता कि आप भी रिस्क में हैं। आप अपनी बहुत ही इजी गोइंग लाइफ में इसको जगह ही नहीं देते कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लेटर एज में असर डालती हैं। हर दिन को अच्छा बनाइए, स्वस्थ बनाइए, स्वस्थ तरीके से अपनी हर चीज को उपयोग करिए। जो अति होती है वो हमेशा हमें कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देती है। बहुत देर तक बिस्तर पे लेटे रहना, रिक्लाइन पोजीशन पे लेटे रहना, हर समय बिस्तर पे पड़े रहना, मोबाइल से कनेक्टेड रहना, लोगों से कम बात करना या बहुत ज्यादा बात करना, हर समय कॉल्स पर रहना, इन सारी चीजों को एक संतुलित आधार दीजिए। या आप अगर इस तरीके से अपनी सारी चीजों में संतुलन लाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके ऊपर एजिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप कब इस दुनिया से बाय करके चले जाएंगे और आप मन से यही सोचेंगे कि मैं तो अभी बिल्कुल बच्चों की तरह था और मेरा मन बिल्कुल बच्चों जैसा था। तो ऐसे ही जीवन हमेशा आपको मिले और आप इसी जीवन का आनंद लें। उसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट फिर एक विषय और कुछ स्टोरियों के साथ आप तक पहुंचूंगी तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में। तब तक के लिए आप हमारे इस आज के वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक और अपने कमेंट्स भेजें। हाँ, अपनी समस्याएं हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 पर जरूर भेजते रहें। आपकी भेजी हुई समस्याओं पर हम जो भी बेस्ट अपना रिप्लाई आपको दे पाते हैं वो जरूर भेज देते हैं, जिसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं ली जाती है। हाँ, अगर आप आसपास के हैं और आके दिखा सकते हैं, आपको समस्या इतनी गंभीर है, तो हम जरूर कहते हैं कि आप एक बार परामर्श ले लें। लेकिन अगर फिर भी आप दूर के हैं तो आप तक कुछ ना कुछ समाधान हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।